नमस्कार साथियों, मैं जैसे एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल के संदर्भ में दक्षिण भारत का एक नया राज्य जो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक आपका बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ज्यादा जाना माना आपका वो राज्य है जहां से आपके भारत के संदर्भ में या भारत भूगोल के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन सकते थे वो सारे के सारे हम वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का सेशन जो है आपका भारत भूगोल के संदर्भ में अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक की जब हम शुरुआत करेंगे या कर्नाटक तो हम प्रारंभ करेंगे तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कहां से, इसके गठन से कि आखिरकार कर्नाटक राज्य का गठन कब किया गया था। गठन की जब हम चर्चा करेंगे तो गठन के बारे में देखेंगे। इसका गठन हुआ था जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मतलब कि इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मतलब कि 1 नवंबर 1956 को भारत के नए राज्य कर्नाटक के रूप में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। चलिए कर्नाटक का जब गठन हो गया तो इसके बाद इसकी राजधानी कैसे बनाया गया था। राजधानी बनाने के संदर्भ में जब बात आई तो यहाँ की राजधानी बनाया गया किसको, कर्नाटक की राजधानी वो बनाया गया बेंगलोर को। किसको, बेंगलोर को। बेंगलोर को यहाँ की राजधानी घोषित किया गया, बेंगलोर राजधानी। अच्छा मैप की यदि हम बात कर दें कि मैप में बेंगलोर कहाँ पड़ेगा तो आपका इस जगह पर आपको बेंगलोर देखने को मिल जाएगा, बेंगलोर। चलिए बेंगलोर के बाद हम बात करें, ठीक है, कि यहाँ की राजधानी बेंगलोर बना दी गई। बेंगलोर के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं कि आज वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री की जब बात आती है तो कौन, पट्टाभी सिद्धारमैया। क्या नाम है, पट्टाभी सिद्धारमैया को यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। पट्टाभी सिद्धारमैया जी यहाँ के क्या है, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब बात करें राज्यपाल के बारे में तो राज्यपाल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ के थावर चंद गहलोत। क्या नाम है, थावर चंद गहलोत यहाँ के प्रेजेंट में कौन है तो राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, राज्यपाल के पद पर नियुक्त है। अब बात करें कर्नाटक के जिलों के बारे में कि आज वर्तमान में कर्नाटक में कितने जिले हैं तो कितने आपके 31 यानी 31 जिले यहाँ पर आज देखने को मिल जाएंगे। देखिए 31 जिले तो आप देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और बन जाता है कर्नाटक से। अभी करंट का क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है इससे, और इससे बनेगा कि बताइए वर्तमान में यहाँ प्रेजेंट में कर्नाटक का नवनिर्वाचित जो आपका जिला है वो कौन सा है। तो नवनिर्वाचित जिले की यदि हम बात करें तो वो कौन सा है आपका, वो है विजयनगर। विजयनगर, विजयनगर यहाँ का नवनिर्वाचित जिला है। क्या है, नवनिर्वाचित। अब देखिए बात करें हम जिले के बाद विधानसभा सीटों की कि कर्नाटक में वर्तमान विधानसभा सीटें कितनी है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 244 कितनी है, सॉरी 224 कितनी, 224 यहाँ की विधानसभा सीटें। हम बात करें विधानसभा सीटों के बाद जन घनत्व के बारे में कि यहाँ का कर्नाटक का वर्तमान जन घनत्व कितना है, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति निवास कर सकते हैं। तो कितना है आपका, वो है आपका 320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में पूरे कर्नाटक में आपके 320 व्यक्ति निवास करते हैं। अब बात करें यहाँ के लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो की जब हम बात करते हैं तो सेक्स रेशियो में हम देखेंगे कि यहाँ का 973 अपने आप में बहुत अच्छा सेक्स रेशियो हो जाता है, जिसमें आपकी 973 महिलाओं पर 973 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। कितनी है, 973 प्रति 1000 पुरुषों पर आपकी 973 महिलाएं। कहां पर, कर्नाटक में। हम बात करें साक्षरता दर की, साक्षरता दर के मामले में यह 75% पर आता है। कितने परसेंट पे आए, 75%। मतलब कि कर्नाटक में लिटरेसी दर या साक्षरता दर की हम बात करते हैं तो कितना आएगा आपका, 75% आएगा। चलिए ये तो अपना क्या हो गया, आपका राजनीतिक हो गया। हम यहाँ के कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक के प्रमुख राजकीय प्रतीक चिन्ह या राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्हों में यदि हम बात करें कि कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है तो पशु क्या है, एशियाई हाथी। क्या है, एशियाई, हाँ एशियाई हाथी आपका यहाँ का राजकीय पशु बनाया गया है या पशु नियुक्त किया गया है। देखिए एशियाई हाथी आपके सर्वाधिक भारत में यदि हम कहीं बात करें तो आपको कहां देखने को मिलेंगे, कर्नाटक में। कर्नाटक में आपके पूरे भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए और हम बात करते हैं यहाँ के पक्षी के बारे में। तो कर्नाटक के पक्षी की यदि हम बात करें तो कौन है यहाँ का, भारतीय रोलर। क्या है, भारतीय रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। अब राजकीय पुष्प की बात करें तो कमल का फूल। कौन सा है, कमल का फूल। हम यदि यहाँ के राजकीय वृक्ष की बात करें तो चंदन का वृक्ष। चंदन का वृक्ष या लाल चंदन जिसे सभी ने देखा होगा, एक मूवी बड़ी फेमस हुई थी अभी
झुकेगा नहीं साला, पुष्पा वाली, उसी में आपने दिखाया होगा चंदन की स्मगलिंग करते हुए दिखाया गया होगा। वो वाला वही एरिया है जहां पर आपके चंदन की क्या की जाती है, तस्करी की जाती है। और कर्नाटक में आपके बहुतायत मात्रा में चंदन के वन पाए जाते हैं और चंदन की बहुत ज्यादा तस्करी की जाती है, स्मगलिंग की जाती है। और यहाँ का कर्नाटक का राजकीय वृक्ष भी क्या बनाया गया है, तो क्या बनाया गया है, चंदन को नियुक्त किया गया है, या चंदन है आपका। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के राजकीय नृत्य के बारे में। तो क्या है राजकीय नृत्य, यक्षगान है। यक्षगान दरअसल यहाँ के देवताओं को समर्पित नृत्य किया जाता है, या देवताओं को समर्पित नृत्य है आपका। चलिए हम बात करते हैं यहाँ की भाषा के बारे में। तो भाषा यहाँ की कन्नड़ हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्नड़। देखिए आपके जितने भी दक्षिण भारत के राज्य जिन्हें हम द्रविड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रविड़, या इसे पूरे पूरे को क्या कहा जाता है, द्रविड़ कहा जाता है। अब देखिए दरअसल आपका जो द्रविड़ भारत कहलाता है या द्रविड़ कहलाता है वो मूल रूप से आपके 4 या 5 ही राज्य आते हैं, जिनमें आपका कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल ये शामिल होते हैं, जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है मूल रूप से। और यहाँ पर भाषाओं के मामले में यदि हम बात करें तो अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। कन्नड़ होगी, तेलुगु होगी, तमिल होगी और मलयालम होगी। ये प्रमुख 4 भाषाएं भी यहाँ पर नीचे बोली जाती है। तो कर्नाटक की यदि भाषा की बात करें, राजकीय भाषा की, तो क्या आ जाती है आपकी, कन्नड़ आ जाती है। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया राजकीय प्रतीक चिन्ह। राजकीय प्रतीक चिन्हों में हमने प्रमुख राजकीय प्रतीक चिन्ह देख लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। कर्नाटक से बनने वाले कुछ अन्य पॉइंट आपके जो यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे कि हम बात करें भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य, मात्र कौन सा आपका, कर्नाटक। कर्नाटक में आपकी कॉफी अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है या उत्पादित की जाती है। दूसरी बात करें कि भारत का सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य, मतलब कि हाथी की भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एशियाई हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं। और आपके सर्वाधिक, भारत के सर्वाधिक हाथी कहाँ मिलेंगे आपको, कर्नाटक में देखने को मिल जाएंगे। तीसरा आप देखोगे कि भारत का अंतरिक्ष वेंगलोर जो कि हम देख चुके हैं वो कोई कहाँ है आपका, कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, तो हमने क्या देख लिया, कर्नाटक का ओवरव्यू देख लिया और राजनीतिक पहलू देख लिया। अब देखेंगे हम यहाँ का कुछ सांस्कृतिक पहलू, जैसे कि यहाँ के राजकीय नृत्य, यहाँ के त्योहार, यहाँ के मंदिर, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपका यहाँ से भी बनता रहता है। इसमें यदि हम चर्चा करें तो आपके सबसे पहले देखेंगे यहाँ की प्रमुख नदियां। चलिए यहाँ की प्रमुख भौगोलिक स्थिति से स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक स्थिति मतलब यहाँ की नदियों से स्टार्ट करेंगे। कर्नाटक की प्रमुख नदियों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आपको सबसे पहली नदी जो याद आएगी, या सबसे पहली जो नदी है यहाँ की, वो है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी, तुंगभद्रा। हाँ भाई, यही वो तुंगभद्रा नदी है जहां पर आपके कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हम्पी यहाँ आपका देखने को मिल जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, जो कहा हुई किस समय हुई थी आपकी, तो 1336 ईस्वी में। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय जाता था वो 2 व्यक्तियों को जाता था, 2 भाई थे, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन दोनों को जाता है। इन दोनों द्वारा सन 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जब सल्तनत काल चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या किया था कि दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की थी, जिसे नाम दिया गया था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। और इस जब स्थापना कर रहे थे तो इन्होंने हम्पी नामक जगह पर, किस पर, हम्पी नामक जगह पर अपनी राजधानी बनाई, जिसे नाम दिया गया विजयनगर। और यह जो साम्राज्य बसाया था यह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा दिया गया। ठीक है, यही वो साम्राज्य था। ठीक है, चलिए तो कौन सी नदी, पहली नदी तुंगभद्रा नदी, दूसरी कृष्णा। तुंगभद्रा और कृष्णा, देखिए ये दोनों नदियां अपने आप में ही महत्व रखती हैं। क्यों रखती हैं, क्योंकि तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी दोनों के बीच एक स्थान पड़ता था, एक जगह पड़ती थी जिसे रायचूर का मैदान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रायचूर का मैदान या रायचूर का द्वीप कहा जाता था। उस समय की हम बात करें जब क्या था, विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। और उत्तर में विजयनगर साम्राज्य की एक साम्राज्य चलता था, जिसका नाम था क्या, बहमनी साम्राज्य। दोनों में मतभेद होता रहता था, लड़ाइयां होती रहती थी। और किस चीज को लेकर लड़ाई होती थी, तो रायचूर मैदान, क्योंकि यह दोनों नदियों के बीच का आब था, दोआब था, जहां पर खेती बाड़ी अच्छी होती थी। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या होती थी, लड़ाइयां होती रहती थी। चलिए आगे बात करते हैं काली नदी, यहाँ की और अगली नदी में काली, चित्रवती और भद्रा, ये प्रमुख यहाँ की 5 नदियां हो जाती हैं जो कर्नाटक से निकलती हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख बांध के बारे में। नदियां देखी, हम बांध की चर्चा कर लेते हैं कि कर्नाटक के प्रमुख बांध कौन कौन से। तो सूपा बांध, कौन सा बांध, सूपा बांध, हेमवती बांध, तुंगभद्रा बांध और कावेरी बांध। ये प्रमुख 4 बांध है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आने का जो बांध रहता है वो हमेशा आपका सूपा और आपका तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध और सूपा बांध, ये दोनों से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। पूछ लिया जाता है, बताइए सूपा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा राज्य रहेगा आपका, कर्नाटक। पूछ लिया जाएगा, बताइए तुंगभद्रा बांध कौन सी नदी पर स्थापित है, तुंगभद्रा नदी पर। कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी। चलिए
हम बाद के बाद देखेंगे जलप्रपातों के बारे में, यानी कि यहाँ पर झरने कौन कौन से बनते हैं। कर्नाटक के प्रमुख झरने या जलप्रपात की बात करें तो कुंजी, पहला कुंजीपुर जलप्रपात, दूसरा जोंग या गोरसप्पा, कौन सा, जोंग या गोरसप्पा। देखिए जोंग या गोरसप्पा अब भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात बन गया। पहला बन चुका है कौन सा, तो कुंजीपुर बन चुका है। पहला कौन सा है आपका कुंजीपुर, दूसरा जोंग या गरसोप्पा, तीसरा शिव समुद्रम और चौथा है आपका कौन सा, कलहट्टी, कौन सा, कलहट्टी। ये प्रमुख 4 जलप्रपात आपके कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपातों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से आपके जोंग गोरसप्पा जलप्रपात से क्वेश्चन बनते रहते हैं, पूछ लिया जाता है। बताइए जोंग गरसोप्पा जो आपका प्रमुख जलप्रपात है यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, ये पड़ेगा आपका कौन सा, तो कर्नाटक। चलिए और हम बात करते हैं आगे पॉइंट में देखेंगे कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में यदि हम चर्चा करें तो कौन सा है आपका नागरहोल, यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका मैसूर में पड़ जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका जाना जाता है किस चीज के लिए, तो बाघों के लिए। किसके लिए, बाघ के लिए जाना जाता है, यह सबसे प्रसिद्ध है आपका बाघ के लिए। दूसरा देखेंगे बांदीपुर, तीसरा देखेंगे कुद्रेमुख, चौथा है आपका बंडेरघट्टा, कौन सा है आपका, बंडेरघट्टा। यानी कि आपके प्रमुख 4 राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका कौन सा है, नागरहोल, दूसरा आपका बांदीपुर, कुद्रेमुख और बंडेरघट्टा। ये प्रमुख आपके 4 राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के कुछ सांस्कृतिक पॉइंटों या फिर आपके सामाजिक पॉइंट में देखेंगे प्रमुख लोक नृत्य की चर्चा कर लेते हैं। जब हम लोक नृत्य की चर्चा करते हैं, देखिए दक्षिण भारत में जब भी हम लोग पारंपरिक तरीके से सांस्कृतिक तरीके से चर्चा करेंगे तो आज भी आपका दक्षिण भारत सबसे अव्वल नंबर पर आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका कौन सा, दक्षिण भारत, जहां पर आपकी आज भी संस्कृति बची हुई है, जहां पर आज भी आपका मंदिर आपके, जहां पर आज भी आपको प्रॉपर तरीके से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको धार्मिक स्थल देखने को मिल जाएंगे। और यहीं पर आपके कई सारे ऐसे क्षेत्र जो अभी आगे आप पढ़ने वाले हो। चलिए यहाँ में आप नृत्यों के बारे में यदि चर्चा करें कि कर्नाटक के प्रमुख नृत्य कौन कौन से, तो नृत्य में आप देखोगे यक्षगान। यक्षगान यहाँ का आपने देख लिया कि राजकीय नृत्य भी बनाया गया है, ये राजकीय नृत्य भी है। हम दूसरा देखेंगे ढोलू कुणीता, कौन सा, ढोलू कुणीता। दरअसल ये देवताओं को समर्पित है, इनको समर्पित है देवताओं, जो यक्षगान है यह देवताओं को समर्पित है। और जो ढोलू कुणीता है यह एक फसल कटाई नृत्य, जब फसल कटती है तो उस समय गाया जाने वाला किया जाने वाला नृत्य होता है आपका बैटाला, नाग मंडला। यह कौन सा है आपका, नाग मंडला, नाग मंडला। ये प्रमुख यहाँ के राजकीय प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हो जाते हैं, जो आपके क्या है, यक्षगान, ढोलू कुणीता, बैटाला और नाग मंडला। ये हमने लोक नृत्य देखे हैं। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। त्योहार यहाँ पर कौन कौन से मनाए जाते हैं, त्योहारों के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे हम्पी महोत्सव। कौन सा है, हम्पी महोत्सव। अच्छा हम्पी महोत्सव आपका यहाँ पर जब मनाया जाता है, या हम्पी महोत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पर हम्पी के जो अवशेष हैं, हम्पी के जो आपके यहाँ के रथ मंदिर हैं, उनको ध्यान में रखकर या उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। हम्पी देखिए अभी हम चर्चा करते हैं किस लिए जाना जाता है आपका, हम्पी जाना जाता है आपका विजयनगर साम्राज्य के लिए जाना जाता है। और हम्पी को आप अभी वर्तमान में यदि हम बात करें कि इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। हम्पी के जो रथ मंदिर है, और आप देखोगे कि 50 का जो नोट आता है आपका आज का इंडियन करेंसी जो भारतीय नोट 50 का नोट है, उस पर भी आपको हम्पी के रथ मंदिर का चित्र बना हुआ मिल जाएगा। तो हम्पी महोत्सव यहाँ का प्रमुख त्योहार हो गया। मैसूर दशहरा, मैसूर आपका जाना जाता है एक व्यक्ति के लिए जिसका नाम है टीपू सुल्तान। किसके लिए जाना जाता है, टीपू सुल्तान के लिए जाना जाता है। टीपू सुल्तान वह व्यक्ति था जिसे मैसूर का टाइगर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसूर का टाइगर कहा जाता है। चलिए अब बात करेंगे, देखिए हम्पी महोत्सव, मैसूर दशहरा, कंबाला महोत्सव। कंबाला महोत्सव क्या, तो कंबाला महोत्सव दरअसल आपका भैंसा दौड़ होती है। इसमें क्या होती है, भैंसों को दौड़ाया जाता है। यह आपका भैंसा दौड़ महोत्सव, भैंसा दौड़ महोत्सव, ठीक। कंबाला महोत्सव आपका मस्तकाभिषेक,
महामस्तकाभिषेक आपका ये जाना जाता है, महामस्तकाभिषेक ये जाना जाता है आपका किस चीज के लिए, तो ये जाना जाता है आपका जैन धर्म के लिए। ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म श्रवणबेल गोला में जो बाहुबली जी की जो मूर्ति बनाई गई है, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। देखिए श्रवणबेल गोला में एक जैन मूर्ति की मूर्ति बनी हुई है, जैन कहा जाता है जिन्हें, उन्हें बाहुबली कहा गया। बाहुबली की यहाँ पर एक मूर्ति देखने को मिल जाएगी और उसी के उपलक्ष्य में आप उनका राज अभिषेक किया जाता है, जल से, दूध से, कई सारे ऐसे तरल पदार्थों से, और उसी पर एक पर्व मनाया जाता है जिसे हम महामस्तक अभिषेक कहते हैं। क्या कहते हैं? महामस्तक अभिषेक। और देखेंगे यहाँ पर तो मकर संक्रांति भी यहाँ का प्रमुख त्योहार हो जाता है। ये प्रमुख त्योहार जो आपके कर्नाटक में मनाए जाते हैं। चलिए और हम आगे बात करेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में। देखिए मंदिर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए और फेमस मंदिर बने हुए हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मंदिर में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले महाबलेश्वर मंदिर यहाँ का कर्नाटका का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर। इसका निर्माण कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको? राजेंद्र चोल। चोल शासक हुआ करता था कौन सा? राजेंद्र चोल। इसने महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था महाबलीपुरम में। कहाँ कराया था? महाबलीपुरम, कर्नाटका के महाबलीपुरम में आपका महाबलेश्वर का क्या कराया था? निर्माण कराया था मंदिर का। हम देखेंगे विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर भी आपका इसका निर्माण कराने का श्रेय जाता है कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय को। यह आपका विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था। विरूपाक्ष मंदिर का इसने निर्माण कराया था। सुब्रमण्यम मंदिर, कौन सा है? सुब्रमण्यम मंदिर, मुरुगन स्वामी मंदिर, भूतनाथ मंदिर और विद्यासागर मंदिर। देखिए ये प्रमुख मंदिर आपके कर्नाटक के हो जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन बनने की जो संभावना होती है आपके महाबलेश्वर मंदिर से और आपके विरूपाक्ष मंदिर से और भूतनाथ मंदिर से, इन प्रमुख मंदिरों से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रमुख मंदिरों में आपका विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर आपके किस राज्य में स्थित है, या विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो किस शासक द्वारा कराया गया था? वो कराया गया था कृष्णदेवराय द्वारा कराया गया था। चलिए अब यहाँ के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। स्थल कर्नाटक में पड़ने वाले प्रमुख स्थल जहां से भी क्वेश्चन या शहर जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए पहला शहर या पहला स्थल आपका कोलार। कौन सा है? कोलार। कोलार आपका पड़ जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कोलार। कोलार जाना किस लिए जाना था? तो कोलार जाना जाता है आपका किस चीज के लिए? यह जाना जाता है भारत का एकमात्र सोना उत्पादक उत्खनन क्षेत्र। इसी को अपन बोलते हैं क्या? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। क्या कहा जाता है? कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ यही वो कोलार गोल्ड फील्ड है जहां से मूवी भी बनी है KGF। यही वो आपको दिखाया गया हुआ पूरा का पूरा क्षेत्र जो कर्नाटक में पड़ता है, कोलार क्षेत्र में पड़ता है। वही क्षेत्र है आपका जहां से आपके सोने का क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है, सोना निकाला जाता है। तो क्या हुआ आपका कोलार आपका प्रसिद्ध किस लिए है? तो वो जाना जाता है सोने उत्पादन के लिए, यहाँ से सोना निकाला जाता है। और KGF तो देखी होगी सभी है। चलिए आगे देखेंगे दूसरा क्षेत्र वेल्लोर। क्या है आपका? वेल्लोर। वेल्लोर किस लिए जाना जाता है? वेल्लोर आपका बेंगलोर, मैं वेल्लोर बोल रहा हूं आप कीजिए, ठीक है। कौन है आपका? बेंगलोर। बेंगलोर को अपन क्या बोलते हैं? तो अंतरिक्ष शहर, सिलिकॉन सिटी, इन दोनों नाम से जाना जाता है। और साथ में बेंगलोर क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी भी। चलिए हम बात करें अगले शहर की, अगले क्षेत्र की, हम्पी। हम्पी आपका किस लिए जाना जाता है? सबसे पहले हम्पी मैप पे कहां पड़ेगा? तो मैप में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर हम्पी हो गया। चलिए हम्पी जाना किस लिए जाना जाता? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हमें यहाँ से। क्या मिले कि भाई हम्पी जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, यहाँ पर पहले विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य हुआ करता था जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। चलिए हम बात करेंगे सर मंगलौर। किसकी? मंगलौर की। मंगलौर यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। पड़ेगा कहां पर? तो पड़ेगा आपका कहां पर? ये पड़ जाएगा आपको इधर वाले क्षेत्र। यहाँ आपको मंगलौर शहर देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मंगलौर शहर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अगले मैसूर के बारे में। तो मैसूर में क्या क्या चीज स्थित है? तो मैसूर में आपके श्रृंगेरी मठ है। यह श्रृंगेरी मठ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह आपका सबसे ज्यादा फेमस मठ है आपका जो दक्षिण भारत में पाया जाता है। और दक्षिण भारत के कहां पर? तो कर्नाटक में पाया जाता है। जो कहां पड़ेगा? शहर कौन सा है? तो मैसूर में। और मैसूर आपको मैप में देखने को मिलेगा यहाँ पर। मैसूर
मैसूर। चलिए अब बात करते हैं क्या है तो मैसूर में श्रृंगेरी में, और मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान। मैसूर टाइगर कहा जाता है इसे। मैसूर टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का टाइगर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं बेलगाम। कौन सा है आपका? बेलगाम। अच्छा बेलगाम किस लिए जाना जाता है, बेलगाम फेमस क्यों है? तो बेलगाम में क्या हुआ था कि सन 1924 में गांधी जी द्वारा एक अधिवेशन किया गया था, और इस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। देखिए गांधी जी द्वारा केवल एकमात्र अधिवेशन जो था आपका बेलगाम अधिवेशन, इसी की उन्होंने कांग्रेस की तरफ से अध्यक्षता की थी। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और इसमें क्या की थी उन्होंने? अध्यक्षता की थी। इसलिए हमारा क्या हो गया, क्षेत्र फेमस हो गया। बेलगाम पड़ेगा कहां पर? तो ये था आपको बेलगाम कहां मिल जाएगा? बेलगाम। बेलगाम देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं और श्रवणबेलगोला की। तो श्रवणबेलगोला क्यों फेमस है भैया, क्यों जाना जाता है श्रवणबेलगोला? तो ये जाना जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 298 ईसा पूर्व में प्राणों का त्याग किया गया था। अब समझना इस चीज को ठीक से समझ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो किसका, तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। अब देखिए इसके जीवन पर सर्वाधिक जो प्रभाव रहा वो किसका रहा? चाणक्य का। चाणक्य से हर चीज में टोका करता था। एक दिन यह परेशान हो गया चाणक्य से, और इसने तंग आकर क्या किया? जैन धर्म अपना लिया। और जैन धर्म के एक भिक्षुक हुआ करते थे जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ यह मगध से कहां चला गया था? ये चला गया था श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, और वहां जाने के बाद उसने क्या किया था? अपने संलेखना विधि द्वारा प्राणों का त्याग कर दिया था। अच्छा संलेखना विधि क्या होती है कोई नहीं जानता तो मैं समझा देता हूं। संलेखना विधि दरअसल आपकी जैन धर्म में प्रचलित एक उपासना विधि है, जिसमें क्या हो जाता है, भूख प्यास से जो जैन अनुयायी होते हैं वो अपने प्राणों का त्याग करते हैं, मतलब धीरे धीरे खाना छोड़ देंगे, उसके बाद पीना छोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे? अपने प्राणों का त्याग देंगे, जिससे कि भूख प्यास से वो मर जाते हैं। उसे संलेखना कहा जाता है। वर्तमान में इसमें क्या किया गया है? आपके इस पर रोक लगा दिया गया। आपके संविधान में इस पर क्या किया गया है? आत्महत्या भी इसमें श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इस पर रोक लगी है। लेकिन अभी भी आपके जो जैन आचार्य होते हैं उनको ये अभी भी उनको छूट दी गई है, या अभी भी उनको ये अनुमति दी गई है कि वो अपने ऐसा धर्म के अनुसार क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार। चलिए हम बात करते हैं श्रवणबेलगोला। तो क्या है यहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राणों का त्याग किया गया था। और श्रवणबेलगोला में ही आपको क्या मिलेगी? बाहुबली की क्या मिलेगी? मूर्ति मिलेगी। बाहुबली नाम, ये जैन धर्म से संबंधित पूरी खड़ी हुई मूर्ति है आपकी। चलिए बात करते हैं बीदर। बीदर क्यों जाना जाता है? तो बीदर आपका बहमनी साम्राज्य था पहले। प्राचीन नाम या प्राचीन जो जगह थी वो पड़ेगी आपकी इधर, बीदर। बीदर यह क्या था? तो प्राचीन आपका बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। अच्छा बहमनी साम्राज्य और आपका हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य, अगर इन दोनों के बारे में आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं आपको कि देखिए बीदर दरअसल आपके क्या था? तो बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू इसे कहा जाता था। हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू, इसने बीदर में सन 1346 एडी में क्या किया था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। देखिए यहीं से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? कृष्णा नदी। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी। और कौन सी? कृष्णा नदी। इन्हीं के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रायचूर। रायचूर का द्वार या रायचूर की जगह आपकी सर्वाधिक उपजाऊ जगह होती थी, जहां पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी मात्रा में होती थी, और इसी को प्राप्त करने के लिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में हमेशा संघर्ष छिड़े रहते थे। ठीक है, इतना समझ आए? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे बीदर के बाद देखोगे कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आपका लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है या लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। कुद्रेमुख पड़ेगा कहां पर? तो इधर आपको देखने को मिल जाएगा कुद्रेमुख।
चलिए इतना आपका ये सारे के सारा जो आपकी जगह और जो आपके स्थल बता दिए गए हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछ लिए जाते हैं। ये प्रमुख जगह है आपकी एग्जाम में पूछी गई, इसलिए हमने इसमें चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे का आपका इससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता जो आपके एग्जाम में आ जाएगा। जितना भी हम इसमें पढ़ सकते थे वो सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं और अब ये पूरा का पूरा इसमें देख चुके हैं। चलिए ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाता है और इसके बाद हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए रहेगा तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर क्या कर सकता है, वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकता है और साथ में अपने अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकता है। पीडीएफ की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी और वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करें टेलीग्राम ग्रुप से और वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में आपको और क्या क्या अच्छा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।